गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम एंड यू विल बी डन विद दिस चैप्टर। आपको बस करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी की बुक और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। थोड़ी देर में ही ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा कंसंट्रेटेड रहिएगा। शायद 40 मिनट्स या 50 मिनट्स की वीडियो होगी। मैं सोच रही हूँ कि इतने टाइम में आपका ये चैप्टर बिल्कुल डन हो जाए और कोई डाउट्स भी ना रहे। कंटेंट मैंने इस तरह से बनाया है कि क्वेश्चंस भी साथ में कवर करूंगी, कॉन्सेप्ट भी साथ में कवर है। बस आप फोकस्ड रहना, जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक साथ देखो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि धीरे धीरे करके 10-10 मिनट्स का देखकर और नोट्स बनाते रहो साथ में, फिर आप कर लो इस वीडियो को। ठीक है, so let's begin with the chapter. As we all know that in the previous chapter we have covered few topics which were like components of food, why they are required, why animals are called heterotrophs, which nutrients are required for animals, how do they take food, in method of intaking the food we have discussed. याद है ना, हमने डिस्कस किया प्लांट्स सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, हेटेरोट्रॉफ प्लांट्स भी फिर हमने देखे थे। हमने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था। एक पार्ट है प्लांट्स में न्यूट्रिशन और ये दूसरा पार्ट है एनिमल्स में न्यूट्रिशन। तो अगर आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिए। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हमारे अंदर जो सिस्टम है, जो मशीनरी है जो डाइजेशन करती है वो क्या है, डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है हमारे बॉडी में। इन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हालांकि एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगी इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर लेंदी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। और डाइजेशन हो जाने के बाद उस फूड का हमारे बॉडी में क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन। हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म और एनिमल, फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपने ये सब क्लास 6 में पढ़ा था और पिछले कुछ वीडियोस में भी पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जब आप छोटे थे तो आप उसे ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते थे और अब आप उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हो। एक न्यूट्रिएंट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, आप जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर यानी कि जब बहुत सारी छोटी 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 यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट को बना देती हैं, जैसे मोतियों की माला में छोटी छोटी बीड्स लगी होती हैं और वो माला आप चाहे जितनी भी लंबी करते चले जाओ। तो उसी तरीके से स्टार्च मॉलिक्यूल इज द पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी, मेनी छोटी छोटी यूनिट्स आर put here, are being put here, and it is now a big huge polymer. This big huge polymer is called starch. It can be any type of carbohydrate and the monomeric unit is glucose. वो smaller unit होगी। ये एक monomeric unit है और ये सब मिलकर बड़ी सी chain बना लेती हैं। It can be complex also. अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। आप देखो ये जो शेप है ये एक कोई टाइप का अमाइनो एसिड है। जैसे मोतियों की माला में डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप्स के भी आने लगे हम तो, ऐसे मोती लगे होते हैं। मोती इज द मोनोमर, मोती इज द मोनोमर, और वो मिल मिलकर ऐसे एक ह्यूज लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। वो अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स किस तरह के होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब फैट्स, फैट इज ऑल्सो a polymer of fatty acids and glycerol. Fat is a polymer of fatty acid and glycerol. तो ये सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स। लेकिन मिनरल, विटामिन और वाटर आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दे आर नॉट द पॉलीमर्स। ये सिंपल होते हैं, इनको हमारी बॉडी एज सच एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इसको बॉडी एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि दे आर ह्यूज बिग मॉलिक्यूल्स। अब आप प्लांट से तो यही सब ले रहे हो, स्टार्च ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, उनकी फैट मॉलिक्यूल ले रहे हो उनका। जैसे आपने पीनट्स खाए, पीनट्स में फैट है। अब वो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनको ऐसे ही नहीं यूटिलाइज कर सकती है आपकी बॉडी। दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स।
तब हमने यहाँ पे देखा कि डाइजेशन में हमें क्या करना है, डाइजेशन में हमें इन्हीं कॉम्प्लेक्स चेन्स को वापस ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स चेन्स हमारा फूड है जो हमने खाया है, लेकिन ये हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं जहां तक हमें खाना पहुंचाना है वो इन कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं ले सकती। ये कॉम्प्लेक्स फूड्स हमारे फूड में प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स के, और इनको हमें ब्रेक डाउन करना है और सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। अब आप देखिए कि इन पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करने के बाद हम किन चीजों में कन्वर्ट करते हैं। जब एक पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है तो वो मोनोमर बन जाता है। जब एक पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है तो वो मोनोमर बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, जब एक मोतियों की माला टूटती है तो वो मोती बन जाती है, सिंगल मोती अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब आती है बात अमाइनो, ये कैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो बनाता है अमाइनो एसिड्स, स्टार्च मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो बनाता है ग्लूकोज, फैटी एसिड मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द end product of digestion of protein, तो what will you answer? The end product of digestion of protein is amino acid। अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। जब स्टार्च मॉलिक्यूल का डाइजेशन होगा तो वो ब्रेक डाउन के बाद किस में कन्वर्ट होगा, बताओ। ये आपको सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने होंगे। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, तो आप आंसर करेंगे द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, देन यू विल आंसर बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स आर द पॉलीमर्स and they cannot be absorbed by our cells. That is why we need to break them down into the monomeric unit or the simpler unit. So from here can we write the definition of digestion? What is digestion? If someone asks what is digestion, digestion क्या है, तो आपने देखा डाइजेशन में स्टार्च, फैट, प्रोटीन अपने मोनोमेरिक यूनिट्स में टूट जाते हैं जिनको सेल्स easily यूज कर सकते हैं। Digestion is the breakdown of complex polymers of nutrients in simple monomers which can be utilized and assimilated by cells। अभी यहाँ पे आपको assimilated word का meaning नहीं समझ में आ रहा होगा। This we'll discuss in the further slide or maybe in the next video. So now we'll study how this digestion takes place in our body। ये ब्रेकडाउन आखिरकार कैसे होता है, ये टूटना हमारे शरीर में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का टूटना हमारे बॉडी में किस तरह से होता है। तो देखो, जब हम किसी चीज को पीसते हैं तो उसके लिए नानी क्या यूज करती थी, चक्की यूज करती थी। मम्मी क्या यूज करती हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज करती हैं, या वो कभी कभी एक मोटार एंड पेसल भी यूज करती हैं, या कुछ नहीं मिलता है तो बेलन से ही अदरक को पीस लेती हैं। तो इसी तरीके से हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर आखिरकार कौन सी मशीनरी है जो डाइजेशन के लिए जरूरी है। तो हमारे शरीर में भी एक मशीनरी रखी हुई है जो डाइजेशन करती है। इस मशीनरी के दो पार्ट्स हैं, एक ऑर्गन्स और दूसरा ग्लैंड्स। ऑर्गन्स मींस कुछ पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, और ग्लैंड्स मींस ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने अंदर में से एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। ऑर्गन्स ये सिर्फ ऐसे हैं जिसमें फूड जाएगा और वहां पे एक ये जैसे एक पाइप या एक बाउल इस तरीके से बिहेव करेंगे, बस यहाँ पे फूड जाएगा और सारा एक्शन इस ऑर्गन के अंदर होगा। लेकिन एक्शन किसकी वजह से होगा, ग्लैंड्स की वजह से, क्योंकि ग्लैंड्स अपने अंदर से एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करेंगी जो इन ऑर्गन्स में पहुंचकर फूड का डाइजेशन करेगा। ठीक है, आते हैं, देखो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। हालांकि यहाँ सारी ग्लैंड्स मैंने तुम्हें नहीं दिखाई, लेकिन ये वो पाइपलाइन है जो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट को दिखाती है। देख लो कैसे तुम्हारी बॉडी में ये सिस्टम रखा हुआ है, तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम के अलोंग ये एक पाइप सी जा रही है और इस तरीके से ये रखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी के बाहर की ओपनिंग, और ये
पहली ओपनिंग और ये आखिरी ओपनिंग यहाँ पर होती है। अब पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस मशीनरी में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन्स, तुम यहाँ देख पा रहे हो कि डाइजेशन के लिए जो मशीनरी है उसमें सबसे पहले आते हैं तुम्हारे दांत और मुंह, और यहीं से हमारे फूड की एंट्री होती है। क्योंकि हम आपने ऐसा तो है नहीं कि हमने एप्पल लिया और अपने हाथ पे रखा, लो खा लो भाई, हमने दूध लिया और अपने हाथ पे पिला दिया, लो भाई हाथ मेरे लो स्किन, या स्किन पे दूध ऐसे लगा लिया तो वो डाइजेशन होने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू टेक आवर फूड थ्रू दिस ओपनिंग ऑफ ऑर्गन। फिर इसके बाद क्या होता है, ये फूड हमारे बक्कल कैविटी, इसको इस कैविटी को बक्कल कैविटी कहते हैं, यहाँ से अंदर चला जाता है और देखो फर्दर इन ऑर्गन्स में मूव करने लग जाता है। तुम्हें ये पाइप दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये एक लंबी सी पाइप है जो बक्कल कैविटी से नीचे तुम्हारे बॉडी के अंदर है, तुम देख पा रहे होगे किस जगह होती है। और इसके बाद जाकर ये थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर, इसको जे शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें जाता है फूड। इसके बाद ये देखो नीचे एक पतली सी पाइप है, दिस पाइप इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये पाइप यहाँ से थोड़ी ब्रॉडन हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, और इसके बाद इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसने फोल्डेड करके क्यों रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत लंबी होती है, यहाँ पे डाइजेशन होने में समय लगता है, तुम्हारे कंप्लीट डाइजेशन होने में 4 से 6 घंटे का समय लगता है। जब खाना बक्कल कैविटी से अंदर जाएगा और वो नीचे आते 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 और तुम्हारे एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। यहां से जब फूड अंदर आता है तो उसको कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। फूड का बक्कल कैविटी के द्वारा बॉडी में अंदर आना इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन इज द एंट्री ऑफ फूड एंड व्हाट इज नोन एज एग्जिट ऑफ फूड? egestion, egestion. तो this question can be asked to you, what is the difference between ingestion and egestion? Ingestion is ingestion, egestion is egestion. ठीक है, अब हम इसी चीज को एक फ्लो चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। अगर कोई आपसे ये बताता है कि बताइए फूड हमारे बॉडी में कैसे ट्रैवल करता है, किस किस ऑर्गन में जाता है, तो हम बता सकते हैं इंजेशन थ्रू बक्कल कैविटी यानी कि मुंह, उसके बाद ईसोफेगस यानी कि दिस पाइप इज नोन एज ईसोफेगस, देन टू द स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक, then to this small this narrow pipe but longer one, ये पतला तो है लेकिन बहुत लंबा है, इसलिए इसको फोल्ड करके रखा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, then to anus and egestion of the food। यहां से हुआ ingestion, बकल कैविटी से हुआ ingestion, यहां से हुआ egestion, exit। Here you can see the organs of the digestive system make your digestive tract। जब आप सिर्फ इन ऑर्गन्स का बात करोगे, यहाँ आपने क्लियरली देखा कि ये एक पाइप ही तो है, कभी मोटी हो जाती है, कभी ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेती है, कभी पतली हो जाती है, फिर से मोटी हो जाती है। सिर्फ इस पाइप को हम कह देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और या एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं। देखो, अभी तुमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब इस पाइप में एंट्री और एग्जिट तक पूरे सफर को हम कह देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन जब इसी पाइप में हम इन ग्लैंड्स को भी शामिल कर लें, जैसे कि लिवर, यहाँ तुम्हारे बक्कल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके बाद ये सबसे बड़ी ग्लैंड तुम्हारे शरीर की लिवर जो ये रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसके बाद एक ये ग्लैंड तुम्हारा पेनक्रियाज है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इन ग्लैंड्स की भी साथ में बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ हमने सिर्फ ऑर्गन्स की बात की थी, यहाँ हम ग्लैंड्स को भी मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ फूड इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे होता है। आओ देखते हैं फूड नीचे की तरफ को कैसे जाता है। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम कभी मस्ती मस्ती में जब झूले भी झूलते हो, हालांकि कभी कभी उल्टी आ जाती है, लेकिन हमेशा हम अगर पेड़ पे उल्टे लटके हैं या हम ऐसे
लेटे हुए हैं तो उस समय भी खाना हमारा नीचे की ओर कैसे मूव करता है। ये देखो, हमारे खाना मूव करता है, ईसोफेगस से आ चुका है खाना और ईसोफेगस के बाद यहाँ स्टमक में एंट्री ले चुका है। हमारे स्टमक में डाइजेशन हो जाने के बाद स्टमक से खाना आगे मूव करता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। दिस नैरो पाइप बट द लॉन्गर वन, ये बहुत लंबी होती है और फोल्डेड रूप में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है। ये देखो, खाना कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होते 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 देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना किस तरीके से आगे बढ़ता जाता है और जाकर तुम्हारे एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है। जैसे जैसे खाना फर्दर मूव करता है उसका डाइजेशन भी होता जाता है। जब वो स्टमक में है वहां पे फूड का डाइजेशन हो रहा है, जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा वो फर्दर अगले ऑर्गन में मूव कर जाएगा। खाना मूव भी कर रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ डज फूड मूव्स, मूव कैसे कर रहा है। तो बच्चों, ये सारा मस्कुलर सिस्टम है, ये मसल्स का बना हुआ है। ये सारी मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल मोशन करती रहती हैं, मतलब जैसे फूलने और पिचकने वाला मोशन। ये तुम्हारे स्टमक में भी होता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में भी होता है और खाना नीचे की तरफ को पास होता रहता है। these movements are known as peristaltic movements peristaltic movements, peristaltic, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के कारण खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नीचे की ओर मूव करता है। यही कारण है कि जब आप लेटे हुए होते हैं या मान लीजिए आप एक पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं तब भी खाना नीचे की तरफ नहीं आता, वो नीचे, वो मुंह से हमारे बाहर नहीं निकल जाता बल्कि नीचे की तरफ ही जाता है। यहाँ पर आपने जान लिया है कि फूड कैसे मूव करता है, मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा फूड नीचे की ओर जाता रहता है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स है, तो देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जानते हो ना, लार जो हमारे मुंह में बनता है वो बनाने वाली ग्लैंड्स। स्टमक, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लिवर, लिवर ये है, आपको पता होना चाहिए, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। Pancreas. Pancreas is this leaf-like structure is called pancreas and glands in small intestine. ये जो आपने देखा ना, ये इसमें भी ग्लैंड्स होती हैं और इसमें भी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं सेल्स के ही बने हुए जो अपने में से एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। जैसे आपने देखा है, आपकी आंखों से आंसू टीयर ग्लैंड्स की वजह से निकलते हैं। ये पानी अचानक से कैसे आ जाता है आंखों में। हमारी आंखों में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक ऐसा सिक्रीशन बनाते हैं और फिर उसको एक कैविटी में स्टोर कर लिया जाता है और जब आप इमोशनली थोड़ा सा वीक फील करते हो तो वो जो केमिकल है वो बाहर आंखों में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि लिवर और पेनक्रियास्टिक जो ग्लैंड्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे कनेक्ट होती हैं। तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो, ये तुम्हारा लिवर है और ये लिवर इस ट्यूब से वो जो भी केमिकल सिक्रीट करता है वो इस ट्यूब से लाकर गॉल ब्लैडर को दे देता है कि गॉल ब्लैडर तुम मेरा सिक्रीशन स्टोर कर लो। गॉल ब्लैडर सिक्रीशन स्टोर कर लेता है। पेनक्रियाज भी एक सिक्रीशन बनाता है और इस ट्यूब के द्वारा, तुम देखो, इस ट्यूब से वो सिक्रीशन फर्दर जाके उसी गॉल ब्लैडर वाली ट्यूब से जुड़ जाता है और फिर ये जाकर इंटेस्टाइन में खुल जाते हैं और वहां जाके सारे केमिकल्स को वहां पे छोड़ते हैं। ये केमिकल्स ही तुम्हारी डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं और ये जो केमिकल्स इन ग्लैंड से निकलते हैं इनको कहते हैं एंजाइम्स। तो समझ में आया, एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स विच आर मेड बाय ग्लैंड्स ऑफ ए लिविंग सिस्टम विच हेल्प इन अ केमिकल प्रोसेस। आगे भी मैं एंजाइम की डेफिनेशन बताऊंगी, तुम परेशान मत होना। फिर से समझाती हूँ। लिवर से एक सिक्रीशन निकलता है जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और ये जब अपना सिक्रीशन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ने वाला होता है तो उसी पाइप से, उसी डक्ट कहते हैं उनको, डक्ट कहते हैं, उसी डक्ट से ये पेनक्रियाज की भी डक्ट आकर मिल जाती है और अपना सिक्रीशन भी यहाँ से ले जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तुम बहुत ध्यान से लिवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन देख लेना कि आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो होपफुली तुम्हें अब समझ में आ गया होगा और इस डायग्राम से तुम मेक आउट कर पा रहे होगे कि ये गॉल ब्लैडर लिवर से कैसे जुड़ा है, ये पेनक्रियाज
और गॉल ब्लैडर कैसे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। और ये कटी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। देखो, जब किसी भी ऑर्गन की स्टडी करनी होती है तो हम उसे काट कर देखते हैं। हमसे मेरा मतलब है जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसको, जो हिस्टोलॉजिस्ट हैं, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो गैस्ट्रो वर्ड है वो पेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी इसकी स्टडी करते हैं उनको देखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। With the help of a well-labeled diagram, show how liver and pancreas are connected to the small intestine. अगर तुम्हें इतना पता होगा तो एक्चुअली तुम मशीनरी को पूरी तरह से समझ चुके हो। अब तुम पूरी तरह से इस मशीनरी को जानते हो कि आखिरकार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको तुम्हें सॉल्व करना है और अब तुम इनका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तुम अगर थक गए हो तो तुम वीडियो को इस जगह पे पॉज कर सकते हो और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी जगह से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये मशीनरी काम कैसे करती है। तुमने मशीनरी के बारे में जान लिया, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ऑर्गन्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं और जगह देते हैं फूड को रहने की, ताकि उस पे ग्लैंड से निकला हुआ एंजाइम एक्ट कर सके। आते हैं, अब हम शुरू करेंगे कि ये मशीनरी काम कैसे करती है और जो जो स्पेशल चीजें होंगी उस मशीनरी के उस पार्ट की वो भी तुम्हें बताते जाएंगे। तो पहली मशीनरी का पार्ट आता है बकल कैविटी, जहां से इंजेशन ऑफ फूड हुआ था। यहाँ पर देखो, बकल कैविटी में होते हैं तुम्हारे टीथ यानी कि दांत, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारे गम्स, तुम्हारा टंग, और ये तुम्हारे 4 तरह के दांत। तुम्हारे दांत 4 तरह के होते हैं। पहले टाइप के होते हैं, अगर मैं कहूँ, ये सामने के जो 4 दांत हैं इन्हें हम कहते हैं इंसिजर। सामने के 4 दांतों को कहते हैं इंसिजर। और याद करो, जब तुम बिस्किट खाते हो तो इन्हीं दांतों से काटते हो, है ना। बाइट तुम इसी से लेते हो, एक बाइट ले लो तो तुम इन्हीं दांतों से बाइट लेते हो, तुम कभी इन दांतों से बाइट नहीं ले सकते। तो ये बाइटिंग वाले टीथ हैं। इंसिजर वाले जो टीथ हैं ये 4 नीचे और 4 ऊपर है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8। अब हम बात करते हैं केनाइन की। केनाइन इन चारों के बाद जस्ट ये जो शार्प वाला टीथ है ये केनाइन होता है। केनाइन जो होता है कार्निवोरस एनिमल्स में बहुत वेल डेवलप्ड होता है। तो इसका काम होता है, जो मांस खाने वाले जीव जंतु होते हैं वो टीयर करना पड़ता है, उनको मांस को फाड़ने के काम आता है। टीयरिंग टीथ है केनाइन। प्रीमोलर्स वाला जो टीथ है प्रीमोलर, इसका काम च्यू करना होता है। इन बाकी चारों देखो ये कितने ब्रॉड है, इनका काम ग्राइंडिंग, च्यूइंग, यही सब होता है। अब तुमसे एनसीईआरटी की एक टेबल में पूछा गया है कि प्रीमोलर का फंक्शन क्या है, केनाइन का फंक्शन क्या है, इंसिजर का फंक्शन क्या है और मोलर का फंक्शन क्या है। इंसिजर बाइट लेने में, केनाइन टीयर करने में, प्रीमोलर और मोलर च्यू करने में। अब दांत 2 तरह के होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मिल्क टीथ होते हैं जब तुम बहुत छोटे होते हो तो तुम्हारे मिल्क टीथ टूटते जाते हैं। आई थिंक 6-7 साल तक तुम्हारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं और इन्हें डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। परमानेंट टीथ तुम्हारी लाइफ में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं और ओल्ड एज में ये टूटते जाते हैं, या तुम उनकी केयर ना करो तो वो टूटने लग जाते हैं, उनमें कैविटीज होने लग जाती हैं। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर तुम्हें पूरा स्मार्ट बना देगा कि आखिरकार कैसे अपने दांतों का ख्याल रखना है, कैसे अपने डाइट का ख्याल रखना है और तुम्हारे पेट में फूड का क्या हो रहा है आफ्टर द इंजेक्शन। अब देखो, क्या तुम इस टेबल को भर लोगे। ये लिखा है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ठीक है। और इनका नंबर काउंट करके तुम्हें लिखना है और टोटल 32 हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टीथ टोटल 32 होते हैं। अब तुम यहाँ पे अगर करना चाहो तो हॉर्स के टीथ, काऊ के टीथ, एक डॉग के टीथ, उनमें कितने होते हैं यही वाले टीथ, तुम उनका नंबर भी लिख सकते हो। आ जाते हैं कि हमारे दांत में कैविटीज कैसे हो जाती हैं, यानी कि एक टूथ का डीके कैसे हो जाता है। देखो, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जब तुम कुछ मीठा खा के सो जाते हो तो वो बैक्टीरिया उस मीठे फंसे हुए मीठे सब्सटेंस को खाने लग जाता है और खाने के बाद वो एक एसिड रिलीज करता है। और वो एसिड के पास इतना पावर है कि वो तुम्हारे जो इनामल है तुम्हारे टीथ का उसको सड़ाना शुरू कर देता है। और धीरे 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 अगर तुम रोज ही ब्रश करके नहीं सोओगे तो वो जो एसिड है वो तुम्हारे इस पूरे दांत को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो वहां पे तुम्हारे दांत को बेसिकली खत्म कौन करता है, एसिड। बैक्टीरिया तो वहां रहेगा ही, लेकिन अगर तुम वहां से वो खाना हटा दो जिसे बैक्टीरिया खाकर एसिड बना देता है तो सब सही हो जाएगा। अब तुम ऐसा करना, ये जो टेक्स्ट है ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ,
इसको पढ़ लेना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन योर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग. Many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release the acid. और बस यही एसिड तुम्हें डैमेज कर देता है. इसलिए तुमसे कहा जाता है कि या तो ब्रश करो, दातुन करो और डेंटल फ्लॉस करो हर खाना को खाने के बाद. अगर डेंटल फ्लॉस, ब्रश और दातुन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुल्ला करो, जोर से कुल्ला करके पानी से फंसे हुए खाने को वहां से निकाल दो. अब हम आते हैं हमारी बकल कैविटी यानी कि मुंह में और क्या क्या है. तुम्हारी टंग, तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड. टंग का काम क्या है? एक तो वो फूड को बार बार तुम्हारे दांतों के नीचे ले जाती है ताकि वो च्यू हो जाए. च्यूइंग में फूड को दांतों के नीचे भेजती है. दूसरा, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देती है ताकि वो स्लाइमी हो जाए और सलाइवा अपना एक्शन करने लगे. इसके अलावा टंग पे 4 पार्ट्स होते हैं. जो पीछे का पार्ट होता है वो बहुत कड़वा फूड जैसे दवाइयाँ, करेले का रस, नीम का रस, इसको टेस्ट करता है. ये वाला पार्ट खट्टी चीजों का स्वाद लेता है, ये वाला पार्ट नमकीन चीजों का और आगे का पार्ट मीठी चीजों का टेस्ट लेता है. इसके लिए तुम एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, अभी बताऊंगी अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता कि लीव जो हमारे टंग पे ऐसे पार्ट्स हैं. अब हम आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे. तुम्हारे मुंह में कुछ ग्लैंड्स हैं. मैंने बताया था ना, ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने अंदर एक केमिकल बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर उस केमिकल को एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा रिलीज कर देते हैं जहां उसका फंक्शन होना है. कभी कभी इनमें पाइप नहीं भी होता, वो डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं. तुम देखो, तुम्हारे बकल कैविटी में एक ये ग्लैंड, ये एक ग्लैंड, ये वाली एक ग्लैंड है ना. कितनी ग्लैंड्स मिल गई तुम्हें? ये कान के जस्ट पास होती है, ये लोअर जॉ के नीचे होती है. तो 3 ग्लैंड्स तुम्हें मिल गई हैं. पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल. नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जान लो कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स होती है. तुम फील भी कर सकते हो अपने, जैसे ही लोअर जॉ के नीचे तुम टंग जहाँ पे तुम्हारी एसोसिएटेड है वहां पे तुम यहाँ पे जैसे ही टंग लाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कोई लिक्विड बन रहा है लगातार. जो एक्टिविटी मैंने बताई थी कि तुम कैसे जान सकते हो कि लीफ का कौन सॉरी तुम्हारे टंग का कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट लेता है, तुम इन सारी चीजों का सोल्यूशन तैयार कर लो. एक चीनी का सोल्यूशन, नमक का सोल्यूशन, लेमन जूस और नीम के पत्तों का सोल्यूशन. इसके बाद एक टूथपिक ले लो. उस टूथपिक से इन सभी सोल्यूशन को अपनी जीभ पे या अपने फ्रेंड की जीभ के इन पार्ट्स पे लगाओ. पहले नमक का सोल्यूशन लेके इस पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट और इस पार्ट पे लगाओ. अब उससे पूछो कि उसे किस जगह पे सॉल्ट का टेस्ट महसूस हुआ. तुम कहीं पर भी और लगाओगे तो उसे सॉल्ट का टेस्ट महसूस ही नहीं होगा, उसे सिर्फ इस जगह पे नमकीन टेस्ट महसूस होगा. और जब तुम खट्टा यानी कि सार लगाओगे तो वो सिर्फ पीछे के हिस्से में टेस्ट करेगा. मीठी चीज का टेस्ट तुम्हें टिप ऑफ द टंग से आ जाता है. तुम इसको देख के अपने क्लासमेट्स के साथ इसको ऑब्जर्वेशन शीट भी रेडी कर सकते हो. अब हम आते हैं कि जब हमारा खाना अच्छे से च्यू हो गया बक्कल कैविटी पे, उसमें सलाइवा मिक्स हो चुकी है, तो देखो अब अटैकिंग कैसे शुरू हुई यानी कि डाइजेशन कैसे शुरू हुआ. तुम्हें याद है ना, कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इसको ब्रेक डाउन करना है. प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, यानी कि पॉलीमर मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड. फैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. इन सबको ब्रेक डाउन करना है. यहां से तुम ध्यान रखना, फैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो फिर भी इजी है. इनके लिए हमारे मशीन में कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं. देखना क्या है. मैंने तुमसे कहा था ना एंजाइम के बारे में बताऊंगी. एंजाइम इज ए केमिकल मेड इन लिविंग बॉडी एंड इट कैन फास्टन ए प्रोसेस. ये किसी प्रोसेस को बहुत तेजी से कर सकता है. अभी एक एंजाइम का नाम आएगा एमाइलेज. एमाइलेज एंजाइम, ये बताओ किसकी चेन है? ग्लूकोज 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 जुड़े हुए हैं. किसकी चेन है? स्टार्च की चेन है. इसको देखो, ये कैसे इसको अपने में लगाता है और उसको तोड़ना शुरू कर देता है. देखो इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? स्टार्च का ब्रेक डाउन. इसी तरीके से एंजाइम्स फंक्शन करते हैं. ये जैसे ही तुमने इनको खाया है, मुंह में लेकर आए हो, इनको तोड़ना शुरू कर देते हैं. अब समझ में आया एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर केमिकल्स. सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. उसका क्या नाम होता है? सलाइवरी अमाइलेज. और तुमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है कि सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है. वो ग्लूकोज की लॉन्ग चेन को छोटी छोटी चेन्स में तोड़ने लगता है, या तो माल्टोज शुगर में या तो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा. अब हम आते हैं
इन क्वेश्चंस पे। व्हाट डज सलाइवा कंटेन? सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ salivary amylase, lysozyme and mucus. म्यूकस इज अ स्लाइमी सब्सटेंस, चिपचिपा सा, तुमने देखा होगा तुम्हारा सलाइवा कैसा होता है। और लाइसोजाइम ये भी एक एंजाइम है जो तुम जब खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया या कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ले लेते हो ना, हार्मफुल बैक्टीरियाज ले लेते हो ना, तो ये लाइसोजाइम उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है। क्योंकि तुम तो बाहर जाके गोलगप्पे भी खाओगे, स्ट्रीट फूड भी खाओगे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो भगवान ने एक व्यवस्था की थी कि यहाँ सलाइवा में एक लाइसोजाइम भी होगा जो किल कर देगा। लाइसोजाइम की फाइंडिंग स्टोरी, डिस्कवरी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी मौका लगा तो जरूर सुनाऊंगी। व्हाट इज द सलाइवरी एमाइलेज? सलाइवरी एमाइलेज क्या है? पिछली स्लाइड में हमने देखा, बताओ सलाइवरी एमाइलेज क्या है, जल्दी से बताओ क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज? सलाइवरी एमाइलेज इज अ enzyme secreted by salivary glands. It helps in digestion of starch. What is an enzyme? पिछली स्लाइड में तुमने देखा है। What is the function of salivary amylase? Break down the carbohydrate or starch into glucose monomer. चलो अब हम आते हैं, तुम यहाँ फूड को च्यू कर रहे थे अपनी बक्कल कैविटी में, च्यू कर चुके हो, अमाइलेज का एक्शन हो चुका है, अब तुम उसको च्यू करके क्या करते हो? गैलप करते हो, निगलते हो, उस फूड को स्वैलो करते हो। स्वैलो करने में बेटा तुम देखो ये तुम्हारा फूड है, ये इस रास्ते से तो जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना फूड को हमेशा इस पीछे वाले पाइप से जाना चाहिए। तुम यहाँ देख पा रहे हो कि ये एक और एंट्री है, अगर तुम इस व्हाइट वाले पार्ट को हटा दो तो तुम देखोगे एक और एंट्री है फूड के लिए। अगर फूड यहाँ चला गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी ब्रीद करने के लिए पाइप है, ये तुम्हारी विंड पाइप है, यहाँ से सिर्फ हवा जा सकती है। पीछे की तरफ तुम्हारी ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप है। तो अब ये व्हाइट कलर का क्या है? ये व्हाइट कलर का एक कवर है, ढक्कन है, एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस एक ऐसा ढक्कन है, तुम कभी ध्यान करके देखो, अभी तुम थोड़ा सा पानी को लेके स्वैलो करो, जब तुम किसी भी चीज को स्वैलो करते हो तो तुम सांस नहीं ले सकते। स्वैलोइंग और सांस लेना, जिस समय स्वैलोइंग होगी तुम सांस नहीं ले सकते, और जिस समय तुम सांस ले रहे होगे उस समय तुम स्वैलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहां पे अगर तुम स्वैलो करते समय सांस लोगे ना, तो तुम्हारे जो फूड पार्टिकल्स जिनको इधर जाना चाहिए था वो हवा के प्रेशर से खिसक के इधर आ जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं फंदा लगना। या तुम एकदम से खाते खाते तुमको एक ऐसा हो जाता है कि खाना किसी दूसरी जगह पे चला जाता, तुम्हें बहुत तेज से खांसी आने लगती है, मुंह एकदम लाल पड़ जाता है। क्योंकि जब तुम खाना स्वैलो करते हो तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, लेकिन अगर तुम फिर भी जबरदस्ती सांस लोगे उस समय पे तो वो खाना यहाँ से आकर और इस पोर से अंदर चला जाए, ये गलती से हो जाता है। अदरवाइज ये एपिग्लॉटिस हमेशा बंद पोजीशन पे रहता है और खाना तुम्हारा पीछे वाली ट्यूब में जा सकता है, इस ट्यूब में नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो खाना विंड पाइप में चला जाए। देख लो तुम, ये देखो तुम्हारे बकल कैविटी और नेजल चैम्बर, यहाँ पे आके हवा को जाना है इधर और फूड को आना है इस पाइप में, तुम्हारी ईसोफेगस या फूड पाइप। दिस इज विंड पाइप और ट्रैकिया। अभी हम ट्रैकिया को रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। देखो यहाँ पे एपिग्लॉटिस को इस ढक्कन को कवर रखना पड़ेगा जब फूड इधर जा रहा है। एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर लेता है जब फूड नीचे आ रहा है स्वेलोइंग के टाइम पे। ये देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब तुम हरी में खाते हो या लाफ करते हो खाते समय तो तुम्हें अचानक से चोकिंग सेंसेशन होने लगेगा, जो मैंने बोला था ना अभी, जिसको कहते हैं फंदा लग गया, या यहाँ पे बहुत बच्चे कहते हैं धौंस लग गई, कुछ इस तरह से ना। आपकी लोकल लैंग्वेज में मम्मी से पूछना इसको क्या कहते हैं, ठीक? ये वही बात लिखी है जो अभी हमने समझाई है। हम बात करते हैं फिर से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। आपने देखा बकल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, से लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। हमने अभी बकल कैविटी की बात कर ली है, और बकल कैविटी में हमने देखा कि एमाइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, और ईसोफेगस से जाता हुआ फूड अब कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में। कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में। दिस जे शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक। नाउ स्टमक के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एसोसिएटेड है। यहाँ पे देखा गया कि एक आदमी जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, वो उसे एक गोली लग गई थी और वो गोली उसके पेट में लगी हुई थी। तो जो डॉक्टर उसको
आर्मी का डॉक्टर था, विलियम बेमाउंट उनका नाम था। उन डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट को तो सेव कर लिया, लेकिन उसका जो होल था शायद उसे वो प्रॉपरली सील अप नहीं कर पाए, या कोई वजह रही होगी, तो उनको एक मौका मिल गया कि वो इसी होल से अंदर पीप इन करके देख सकते थे कि आखिरकार स्टमक में होता क्या है, और एक लाइव ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब उन्होंने जब पीप इन किया तो उन्होंने क्या देखा, हम उसको समझते हैं, और फिर से तुम ये पैराग्राफ एक बार पढ़ के देखना कि आखिरकार क्या हुआ। वो इसी चीज से झांक कर देखते थे कि आखिरकार स्टमक में क्या हो रहा है। आ जाओ। स्टमक ये ऐसा दिखा, और इसमें ऐसा दिखाई दिया कि जो स्टमक की वॉल है, एक तो इसमें ऐसे फोल्ड्स फोल्ड्स के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे र्यूगी कहते हैं, तुम्हारे ब्रेन में भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। और उसकी वॉल को जब और माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया उसमें ऐसे ऐसे कैविटीज हैं। ये कैविटीज पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू ब्लू सी सेल्स दिखाई है ना, ये वही केमिकल रिलीज कर रही हैं और यहाँ पे स्टोर कर लेती हैं, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि पेट में पाए जाने वाली ग्लैंड्स जो एंजाइम्स बनाती हैं। अब कौन सा एंजाइम बनाएंगी वो तुम्हें याद करना होगा। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम को बनाकर यहाँ पे रख लेती हैं और फिर इन पोर्स से वो स्टमक में रिलीज कर देती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट करती हैं, ध्यान से देखना। ये हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये हो गई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वो सेल्स जो एंजाइम बनाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें सिक्रीट करती हैं, पेप्सिन नाम का एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ जी, वेरी डेंजरस एसिड, बहुत लो पीएच लगभग 2 पर एक HCl यानी कि एसिड रिलीज होता है, और म्यूकस यानी कि एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसको हम म्यूकस कहते हैं। जैसे कभी नाक में उंगली डालते हो ना, तो वो जो ऐसे स्लाइनी स्लाइनी सा निकलता है, दैट इज म्यूकस। ऐसा म्यूकस तुम्हारे पेट में भी है। अब मैं बताऊंगी इस एंजाइम का फिर क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है और इसका क्या फंक्शन है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट किया है। तुमने पहले पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स ने एमाइलेज सिक्रीट किया था, जिसने कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट किया था। पेप्सिन क्या करता है? स्टमक के पास फूड आ चुका है, स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और इनएक्टिव पेप्सिन होता है उसमें, पेप्सिन नाम का एंजाइम। देखो, कमांडो है, पेप्सिन एक कमांडो है, तुम ऐसे सोचो, जो पहले इनएक्टिव था। स्टमक ने उसको HCl डाला उसके ऊपर, कहा तू जाग जा भाई। HCl का फवारा पड़ते ही इनएक्टिव पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है कि ओ इसका मतलब है कि दुश्मन आ चुका है, अब मुझे उस पर अटैक करना है, और वो एक्टिव हो जाता है। और ये किस पर अटैक करेगा? ये है तुम्हारा एक्टिव पेप्सिन, और ये बिल्कुल तैयार है प्रोटीन पर एक्ट करने के लिए, प्रोटीन के पॉलीमर पे अटैक करने के लिए, और ये उसको बाद उसके मोनोमर में तोड़ देगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव पेप्सिन पे जैसे ही एसिड का एनवायरनमेंट उसको मिलता है, वो समझ जाता है कि अब मुझे एक्शन के लिए तैयार होना है, और वो एक्टिव पेप्सिन बन जाता है। और एक्टिव पेप्सिन तुरंत इस पॉलीमर पे अटैक करता है और इसे मोनोमर यानी कि अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर सकता है। तो क्या तुम यहाँ बता सकते हो कि एसिड का फंक्शन क्या है? एसिड का फंक्शन इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में बदलना है, और एक्टिव पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पॉलीमर प्रोटीन को मोनोमर में ब्रेक डाउन करना उसका फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? बताओ। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करने हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? व्हाट इज पेप्सिन? व्हाट इज एन एंजाइम? What is the function of pepsin in stomach? इन सब के आंसर्स ये हैं। वैसे तुम खुद ही आंसर देने की कोशिश करो, पहले इन क्वेश्चंस को लिख लो और इन्हें आंसर करने की कोशिश करो। तुम बहुत अच्छे से जानते हो अब आंसर्स, वरना पिछली स्लाइड को एक बार रिवाइज कर लो। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बताओ, तुमने यहाँ देखा कि स्टमक ने ये एसिड रिलीज किया था, याद आया? स्टमक ने अपने उस इनएक्टिव कमांडो को जगाने के लिए एसिड रिलीज किया था। एसिड की बहुत खतरनाक चीज होती है। तुम देखना तुम्हारे टॉयलेट क्लीनर में भी एसिड है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसके इसके घर में हार्पिक हो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना जरा। तो ये बताओ, एसिड क्या स्टमक को हार्म नहीं करेगा? ये स्टमक तो जल जाएगा अगर इस पे ये एसिड पड़ा। और इसका खुद का कमांडो, चलो कमांडो तो एक्टिव हो रहा है ये, लेकिन इसकी वॉल, तुम्हें पता है एसिड पड़ने से कोई भी जल जाता है, तो ये स्टमक क्यों नहीं जलता? क्वेश्चन ये है। अब मुझे इसका आंसर बताओगे कि आखिरकार वो एसिड स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता? सोच कर बताना। और इसके साथ साथ ही मैंने एक चीज का फंक्शन तुमसे नहीं पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक? अब खाना
स्टमक से डाइजेस्ट हो चुका है, अब बताओ वो कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है और अभी तक दो चीजों पे अटैक हो चुका है। बकल कैविटी में अटैक हुआ था तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, और तुम्हारे स्टमक में अटैक हुआ है प्रोटीन्स के ऊपर। अब क्या होगा इंटेस्टाइन में? बचे हैं फैट्स। तुम्हें मैंने पहले ही बताया, फैट्स डाइजेशन के लिए थोड़ा कठिनाई होती है। फैट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, क्योंकि ये सारे फैट मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं, एक बड़ी सी ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अब हम अगर समझें कि इस पतली सी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बहुत लंबी है, इसको अगर हम काट के देखें तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ओके। एंड व्हाट अबाउट द कमांडो हियर? इसमें एक कमांडो होता है जिसे कहते हैं हम इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो इसी के वॉल पे एक सेल्स होती हैं जो एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं। हर जगह कोई ना कोई एंजाइम होगा। इस एंजाइम को तुम एक कमांडो से भी याद कर सकते हो। कमांडो निकलता है और वो अटैक करेगा जिस चीज पर वो अटैक कर सकता होगा, जिस चीज के लिए वो डेजिग्नेटेड होगा, जिसकी उसको ट्रेनिंग दी गई होगी। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ कमांडो था सलाइवरी एमाइलेज, और वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता था। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला हुआ कमांडो था इनएक्टिव पेप्सिन, जो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता था और प्रोटीन के पॉलीमर पे अटैक करता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन विलाई पे प्रेजेंट ग्लैंड्स आखिरकार क्या क्या रिलीज करती हैं। तो हम देखते हैं कि what is the function of small intestine? Small intestine is the site of final digestion and absorption. Absorption is the function of small intestine. ये जो finger like projection, यही डाइजेस्टेड फूड को जब वो डाइजेस्ट होता जाता है तो उसको एब्जॉर्ब भी करते जाते हैं। और यहाँ ये जो ब्लड की वेसल है वो एब्जॉर्ब्ड फूड को ले जाके बाकी सेल्स को पहुंचाने लगती है कि लो लो लो, खाना आ गया, एब्जॉर्ब करो एब्जॉर्ब करो। तो एब्जॉर्प्शन तो इसका फंक्शन है ही, लेकिन सब कुछ डाइजेस्ट भी करना है जो कुछ भी बच गया। और अभी तक फैट का डाइजेशन तो हुआ ही नहीं है, यानी कि फैट का डाइजेशन और जो भी बचा हुआ डाइजेशन है वो सारा का सारा डाइजेशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो बहुत सारी ड्यूटीज हो गई, तुम इसको एक बार फिर से समझ लो। स्मॉल इंटेस्टाइन को जब कट करके देखा गया तो उसमें कुछ फोल्ड्स मिले, और फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जिनको कहते हैं विलाई। विलाई ही डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। विलाई के अंदर क्या होता है? विलाई के अंदर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है। विलाई के सरफेस पे, लाइनिंग पे क्या पाया जाता है? विलाई के लाइनिंग पे ऐसी सेल्स पाए जाते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। लेक्टियल के बारे में 7th क्लास के बच्चे ना पढ़ें, 10th क्लास के बच्चे जान लें। ये एक लिम्फ वेसल होती है जो फैट को ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम आगे आते हैं। ओहो, ये क्या है? ये फैट ग्लोब्यूल्स है। मैंने बताया था ना, फैट के मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं और वो फैट ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। और तुम ध्यान करो, स्टमक से एसिडिक फूड आया हुआ है इंटेस्टाइन में। इसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। इस फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन क्वेश्चन में आ जाती है, मैं कैसे डाइजेस्ट करूं इतने बड़े फैट ग्लोब्यूल को? वो घबरा जाती है, आखिरकार मुझे सारी बची हुई प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करना है, फैट को भी डाइजेस्ट करना है, वरना ये सब पेरिस्टाल्टिक मोशन के द्वारा एनस से बाहर निकल जाएंगे, मैं न्यूट्रिएंट भी नहीं ले पाऊंगी। अब ये घबराई हुई होती है, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर। लिवर इज द फ्रेंड ऑफ इंटेस्टाइन। लिवर आ जाता है, कहता है तू घबरा मत, मैं हूं। पेनक्रियाज आ जाती है, पेनक्रियाज कहती है स्मॉल इंटेस्टाइन आप घबराइए नहीं, हम कमांडोज को लेकर आ रहे हैं। लिवर आता है और लिवर कहता है कि मेरे पास बाइल जूस है जिसके पास सोप लाइक एक्शन है, जो कि तुम्हारे फैट्स को, जो इन्होंने इतने इकट्ठे होकर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बना रखे हैं, इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इंटेस्टाइन कहती है अच्छा देखो, अगर कुछ कर सकते हो तो लिवर करो। लिवर बता देता है मैं ये कर सकता हूँ। पेनक्रियाज आती है, पेनक्रियाज कहती है देखो, जैसे ही लिवर लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, मेरे पास एक कमांडो है जिसका नाम है लाइपेज, मैं उससे तुम्हारे फैट को डाइजेस्ट कर दूंगी और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर दूंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है अगर तुम लोग ऐसा कर सकते हो तो मेरे पास भी कुछ ग्लैंड्स हैं, वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं, मैं भी शायद कुछ हेल्प कर सकूं। फिर लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लिवर अपना सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, खूब सारा सिक्रीशन बनाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर सकता है, जिसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट देखिए कैसे होता है। लार्जर ग्लोब्यूल्स पे जैसे ही लिवर का जो सोप लाइक एक्शन वाला बॉइल सॉल्ट है वो एक्ट करता है, वैसे ही जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं।
इसे ही कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपसे पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बना दो, एवरीथिंग इज डन। लार्ज ग्लोब्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिवर इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी राहत की सांस लेती है, ओह थैंक्स गॉड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन। सेम टाइम पर अब पेनक्रियास से कहती है अब इसको आगे टेक केयर करो। पेनक्रियास अपने कमांडो लाइपेज को भेजती है और कहती है अब जरा इमल्सिफाइड फैट पे ऐड करो और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जोड़ दो। ये जो लाइपेज है ये वैसा नहीं है जिसके ऊपर एसिड की बौछार करनी पड़े ताकि वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फैट का टेंशन तो खत्म हो चुका है। साथ ही अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है नाउ फैट इज ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड बाय माय फ्रेंड्स लिवर एंड विद द हेल्प ऑफ liver and pancreas. First, it was emulsified and then broken down into fatty acid and glycerol. Now, why it is called site of complete digestion? Small intestine कहती है इससे पहले कि peristaltic movement से ये खाना बाहर जाए, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, पूरे का डाइजेशन करके ही छोड़ेगी, तो ये ध्यान करती है प्रोटीन को देखो, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पहले कार्बोहाइड्रेट को देखो, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा है तो उसको ग्लूकोज में तोड़ दो। इसके बाद कहती है अगर अभी तक भी कोई प्रोटीन नहीं टूटी है पूरी तरह से तो उसको तोड़ दो। दैट इज वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी ग्लैंड्स थी, वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं ताकि ये वाला डाइजेशन भी हो सके, फाइनल डाइजेशन भी हो सके। अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, पहले तो जो ब्रोकन डाउन है उसको विलाई एब्सॉर्ब कर लेती है, ब्लड वेसल से ले जाती है, सबको देकर आती है, लेकिन जो अभी मैंने कहा था जो बचा जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है वो बॉडी से बाहर जाएगा, और जो डाइजेस्ट हो चुका है वो इस ब्लड वेसल से होते हुए शरीर के दूसरे भागों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका यूज करना है उसे। इस यूज को ही बॉडी का जो डाइजेस्टेड फूड आया है बॉडी के पास, उसको अपनी पर्पस के लिए यूज करने को कहते हैं एसिमिलेशन। Using the utilization of digested food for its own purpose, for its own requirement for by the body is called assimilation. लेकिन इसको मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगी आगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आ चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो भैया ये लार्ज इंटेस्टाइन है बहुत छोटी, हालांकि मोटी, लेकिन इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हारे डाइजेस्टेड फूड में वाटर का कंटेंट है तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी से अननेसेसरली बाहर कोई भी वाटर का अमाउंट नहीं भेजा जाता ताकि तुम्हारे शरीर से वाटर लॉस ना हो। लेकिन तुम याद करना, जब तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या तुम बाहर का खाना खा लेते हो और तुम्हें लूज मोशंस लग जाते हैं, तो वो एक ऐसा बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में आ जाता है जो इस लार्ज इंटेस्टाइन को वाटर एब्जॉर्ब नहीं करने देता, उसके वो सिग्नलिंग को ही रोक देता है जो वाटर को नहीं जाने देती, और तुम्हारे स्टूल्स में बहुत सारा पानी का लॉस होने लगता है, यानी तुमको लूज मोशंस होने लगते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? यू विल राइट दिस इन योर नोटबुक। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। इसके बाद क्या हो जाता है? इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दिस ओपनिंग, दिस इज नोन एज एनस। यानी कि सुबह जब हम डिफिकेट करने जाते हैं, हम फ्रेश होने जाते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एनस से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक डाइजेशन पूरा हो चुका है, आपने अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया है, एंड यस यू हैव कंप्लीटेड द डाइजेशन। ये वही डायरिया के बारे में बताया गया है, जब वाटरी स्टूल पास होने लगते हैं, आप कुछ इन्फेक्शन से जूझ रहे हो तो उस समय ओरल डिहाइड्रेशन किया जाता है, आपको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है ना। उस समय डॉक्टर कुछ नींबू पानी पीने की भी सलाह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। तो इसका हर एक चीज़ की एक साइंटिफिक रीज़न है, आप उसको समझें। ये पैसेज आपके एनसीईआरटी पे ही पिक्ड अप है। अब यहाँ देखिए मैंने पूरा, दिस इज द होल सोल समरी ऑफ दिस डाइजेशन एज वेल एज ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, एवरीथिंग इज शोन देयर, राइट फ्रॉम द माउथ,
माउथ के बाद माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर ईसोफेगस, ये माउथ का पार्ट है। इसके बाद फूड आता है स्टमक में, ये स्टमक का पार्ट है, स्टमक में क्या क्या होता है। फिर इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दोस्त कौन कौन है, लिवर एंड पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये तीनों का कनेक्शन देखो आप यहाँ पे, इनके फंक्शन देखो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ये लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये लिखा हुआ है, फिर खाना बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट डाइजेशन। इस डायग्राम को आप बनाइएगा और ये देखिए, दिस इज द समरी ऑफ द मशीनरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको भी आप कॉपी में बना सकते हो। Then here's a question for you. How does stomach protect itself from such a strong acid, HCl? अगर HCl में आप किसी चीज को डाल दो ना तो वो जल जाएगी। तो स्टमक अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है उस एसिड से, वो स्टमक को ही क्यों नहीं जला देता। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा अल्सर हो गए हैं। अल्सर में क्या होता है, यही एसिड पेट को, हमारे पेट को जगह जगह से जला देता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर। ये बहुत खराब कंडीशन होती है। जब पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है तो ये कंडीशन आ जाती है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो हमारा स्टमक डैमेज हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में स्टमक अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखता है, ये आप हमें सोच कर बताएंगे। इसके बाद दिस इज अ फैक्ट टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर देन दोज ऑफ काउज मिल्क। जो फैट्स हैं वो काऊ के मिल्क में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बकरी के दूध में वो इजी है, छोटे होते हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा, जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसे बकरी का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। ये जब मेरा ट्रांसफर बुंदेलखंड में हुआ तो मुझे यही पता चला कि जब टाइफाइड होता है तो लोग बकरी का दूध लेने के लिए भागते हैं। तो मुझे लगा कि ये क्या बात है। नाउ आई एम बीइंग अवेयर ऑफ दिस कि गोट्स मिल्क इज लाइक लाइटर इन टर्म्स ऑफ फैट। तो वो, क्योंकि टाइफाइड में आप थे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, आपको हल्की चीजें चाहिए थी, साथ साथ ताकतवर चीजें भी चाहिए थी। तो इसलिए आप गोट मिल्क पे डिपेंड करते हो कि उस समय आप गोट मिल्क ले लेते हो। दिस इज द पजल। यहाँ पे सारे जो ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो दिखाए गए हैं। बकल कैविटी बस मैंने नहीं दिखाई है। इन सबको आप, ये जम्बल्ड है, कौन किस ऑर्डर में आएगा इसको आप अरेंज करोगे ऐसे ही। यू विल मेक दिस इन योर नोटबुक एंड yippee, we are done with the digestive system. क्लास 7 किड्स बिल्कुल रेडी हो जाइए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए एंड we'll do the NCERT exercise now. Hopefully, you will be able to answer all the questions of NCERT. This is the journey of food through your digestive tract. Let's see this if it is playing. ये मैंने किसी का वीडियो लिया है. Okay, this is not running, I think. This is not playing. This video is not playing. I'm sorry. So, this is the end of this video. So, we are done with the animal digestion.